सीईओ ने हमें एश्योरेंस दिया कि कोई भी लीज वक्फ में जो है वक्फ एक्ट और लीज रूल के खिलाफ अगर जारी है तो हम अप्रूव नहीं करेंगे और मैं उसमें दस्तखत नहीं करूँगा। वक्फ बोर्ड का तमाम अमला जो है उन्हीं के पास ये चीज़ें होती हैं। ये एक फाइल आप जाके मांगो तो 10 दिन दे लेते हैं वक्फ बोर्ड का अमला देने के लिए, या कुछ भी सवाल करो तो। नवाफिल जो इंसान है वो कोई भी हो, लेकिन उसकी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो है ना आपका खतर ले गया, खतर ले जाने के बाद फिर आपके पास आ रहा है, यहाँ बैठ रहा है और 4-5 इसमें ही उनके इसमें ही जो है ना 4-5 इसमें जो है ना वो खुद पार्टनर है उसमें। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ के जो एडवोकेट पैनल के एडवोकेट हनीफ साहब जो है 6 मार्च 2023 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो है ये ख़त लिखा है, बल्कि 2 ख़त लिखे हैं। ये ज़मीन 19 करोड़ 35 लाख को इसका सेल डीड हुआ है, जबकि मस्जिद की कमेटी वालों का कहना है कि ये ज़मीन 200 करोड़ रुपए की है। उन्होंने ख़त में लिख कर दिया है। अब मैं भी बेंगलुरु में हूँ, आप भी बेंगलुरु में हैं, ये भी बेंगलुरु में है, हमको क्या मालूम कि वक्फ बोर्ड की कौन सी जगह खाली है, कौन सी जब तक वक्फ बोर्ड उसे कोई टेंडर कॉल्फर नहीं करता। देखिए, जितने भी लीज को देने की बात हो रही है, कल 11-12 सब्जेक्ट्स आए थे, लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं किया, क्लियर नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट को। उसमें 90% केरलाइट्स के हैं। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड से एक ताज़ा मामला पेश आया है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी पर इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन इस बार इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने केरला के एक अपने दोस्त को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है, जिसमें कई दस्तावेज़ात मौसूल हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ उबैदुल्ला शरीफ साहब हैं, मुबीन मुनव्वर साहब हैं और अशरफ साहब हैं। हम तफसीलात जानेंगे कि किस तरह से ये संगीन मामला है, चूँकि वक्फ बोर्ड की बहुत सारे जायदाद जो हैं केस में सही ढंग से पैरवी नहीं करने की वजह से केस हार जाते हैं, और करप्शन का ये भी एक तरीका होता है। और दूसरी बात यह है कि केरला के एक बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश मौलाना शाफी सादी ने की है। आइए जानते हैं क्या इनके पास दस्तावेज़ात हैं और क्या इल्ज़ामात हैं। सर बताएं, मौलाना शाफी सादी पर एक बड़ा इल्ज़ाम आपने लगाया है, क्या दस्तावेज़ात हैं और आखिर ये मामला क्या है, थोड़ा तफसीली बताएं, लोगों को समझ में आ सके। देखिए, कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ के जो एडवोकेट पैनल के एडवोकेट हनीफ साहब जो है 6 मार्च 2023 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो है ये ख़त लिखा है, बल्कि 2 ख़त लिखे हैं। ये ख़त जो है वर्तूर की 10 एकड़ ज़मीन का मामला है और दूसरा जो है मड़वाला की एक ज़मीन का मामला है। उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा है कि आपने मुझे मेरे से एनओसी मांगी है, मेरा क्या कसूर है इसमें, क्योंकि वर्तूर की जो जगह है, वर्तूर जामा मस्जिद की 20 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 10 एकड़ ज़मीन मस्जिद के नाम पे दस्तावेज़ हैं और रिकॉर्ड्स वगैरह सब उसके ठीक ठाक हैं। एक पीछे एक ज़मीन है 10 एकड़, जो अमीर पाशा नामी आदमी जो है लैंड ट्रिब्यूनल में उसका केस 1975 से चल रहा था। तो वो मैटर जो है उसके हक़ में हुआ लैंड ट्रिब्यूनल में। तो वक्फ बोर्ड और मैनेजिंग कमेटी जो है हाई कोर्ट में चैलेंज की थी। हाई कोर्ट ने वो दोबारा वक्फ ट्रिब्यूनल को रेफ़र किया और कहा कि इसको दोबारा से इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। तो वो केस जब यहाँ चल रहा था, इसमें लैंड ट्रिब्यूनल में एसी के कोर्ट में जो है 23/7/2021 को जो है लैंड ट्रिब्यूनल में एक केस अमीर पाशा के हक़ में होता है। तो वो मैनेजिंग कमेटी जो है वक्फ बोर्ड से रुजू होती है और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है यस अनुराधा एक WP मुकदमा जो है 25/9/2021 को हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। और इस मामले में जो है फौरी तौर से उनको जो है 15/10/2021 को जो लैंड ट्रिब्यूनल का आर्डर है उसको जो है स्टे कर दिया जाता है हाई कोर्ट में। जामा मस्जिद की जो 10 एकड़ जो 24/2/2023 को फ़रोख्त हो गई है वर्तूर की, ये ज़मीन 19 करोड़ 35 लाख को इसका सेल डीड हुआ है, जबकि मस्जिद की कमेटी वालों का कहना है कि ये ज़मीन 200 करोड़ रुपए की है। उन्होंने ख़त में लिख कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसे बड़े मामले में नवाफिल शख्स जो है बार बार इसमें मदाखलत कर रहा है। हम तीनों ने
सीईओ से गुजारिश की थी कि उसके ऊपर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके इसका इन्वेस्टिगेशन हो। मैं समझता हूँ इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम खुद जो है आगे जाकर इसमें जो है लोकायुक्त में कंप्लेंट फाइल कर कर इसकी इंक्वायरी कराने के लिए हम कोशिश करेंगे। अब जो ऐसी यहाँ की ज़मीन फ़रोख्त हुई है, ऐसे ही 2 ज़मीनें बीदर में भी सेल हो गई हैं, फ़रोख्त हो गई हैं। इसके भी दाखिलात जो दस्तावेज़ है आने वाले हैं। तो हमारी इत्तला के मुताबिक हमें यह मालूम हुआ कि 15 तारीख की मीटिंग और उसके पहले जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें कई सब्जेक्ट्स लाए गए थे और 15 तारीख को भी ये सब्जेक्ट्स लाए गए हैं। एक 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे लीज़ पर देने के लिए प्रपोजल्स इनके पास आए हैं। तो वो इत्तला मिलने के बाद मैं हमारे अशरफ साहब और मुबीन मुनव्वर साहब ने एक मेमोरेंडम तैयार किया और सीधा हम वक्फ बोर्ड गए वहाँ चेयरमैन से और मेंबरों से मुलाकात करने के लिए। लेकिन चेयरमैन तो थे नहीं। रियाज़ अहमद ख़ान साहब से मुलाकात हुई और उनसे हमारी डिटेल ये होने के बाद उन्होंने ये वादा किया कि ऐसा कोई भी लीज़ हम नहीं देंगे जो क़ानून और लीज़ रूल के ख़िलाफ़ हो। उसके बाद में जो है हम तीनों ने सीईओ से काफ़ी डिटेल हमारी बातचीत हुई। सीईओ ने हमें एश्योरेंस दिया कि कोई भी लीज़ वक्फ में जो है वक्फ एक्ट और लीज़ रूल के ख़िलाफ़ अगर जारी है तो हम अप्रूव नहीं करेंगे और मैं उस पर दस्तखत नहीं करूँगा। तो हमारी जो इत्तला हमें मिली जो है नलमंगला में एक ज़मीन 3 एकड़ 26 गुंठे और मैसूर में कोई 2 ज़मीनें, यहाँ दोड्डीगुंटी विलेज वर्तूर होबली में एक ज़मीन, फिर शिव समंदर में जो है 2 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन जो है राजा कंस्ट्रक्शंस और कॉन्ट्रैक्टर को रेस्टोरेंट के लिए देने का एक प्रपोज़ल ये एजेंडा में इस बार के एजेंडे में आया था। वो रेस्टोरेंट बनाने के लिए कोई 2 एकड़ ज़मीन मांगता है क्या? पहले ही हम जो है विंसेंट मैनर को एक ज़मीन देकर आज तक वो ये नहीं छुड़ा सक रहे हैं। यहाँ किसी और राजा का कंस्ट्रक्शन को ज़मीन देकर जो है रेस्टोरेंट या लॉज वगैरह बनाकर वो कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा जो है बहुत बड़ा मसला यह आया है कि जड़गे मठ को आलन की एक ज़मीन देने का एक प्रपोज़ल इस मीटिंग में नहीं आया है, लेकिन इनके सामने है। हमारी इत्तला के मुताबिक ऑलरेडी पहले ही से एक ज़मीन जो है जड़गे मठ को इन्होंने रेजोल्यूशन करके दे दिया यानी वो प्रपोज़ल जो है गवर्नमेंट को भेजा है। ये हमारे लिए अफसोसनाक की बात है। ये कोई मिसाल हमें ये दिखा दे कि किसी मठ ने हमको ज़मीन दी है, यानी ये भी कोई लीज रूल फॉलो नहीं किए हैं। जैसे ही इसके दस्तावेज आएंगे दोबारा हम आपके सामने आएंगे। और वर्तूर की जो 10 एकड़ ज़मीन बखिया ज़मीन जो मस्जिद के नाम पे, जामा मस्जिद के नाम पे क्लियर है, वो जो है नजात एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट मलप्पुरम केरला को देने का एक प्रपोजल है। और मदार शाह कॉम्प्लेक्स जो तुमकुर में है उसके बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड के सामने एक बहुत ही प्राइम प्रॉपर्टी है, उसको जो है एक कंपनी को देना चाहते हैं। वो कंपनी भी केरला की है और जिसमें जो है ये नौफिल जो है उसका डायरेक्टर है। तो हमने इसके खिलाफ ये दिया है। पिछली बोर्ड मीटिंग जो कल 15 तारीख को हुई थी उसमें ये कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया गया है, पास नहीं किया है। तो हम जो है तमाम मेंबरों को और सीईओ को मुबारकबाद देते हैं कि इसको पास नहीं किया है। लेकिन 23 तारीख को दोबारा एक मीटिंग होने वाली है, उसमें दोबारा अगर ये सब्जेक्ट लाया गया तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। नहीं, जो सीईओ जो लेटर लिखे हैं जनाब हनीफ साहब एडवोकेट को, ये 4/3/2023 का लेटर है। इसमें ही वॉज सीकिंग एनओसी एंड वकालतनामा दोनों मांगा है, लेकिन रीज़न इन्होंने कुछ नहीं बताया उनके लेटर में। रीज़न तो बताना चाहिए। आज एडवोकेट को आप एंगेज कर लेंगे, कल निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उनको रीज़न बताना चाहिए था, किस रीज़न से मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, क्या उनकी गलती थी, ये तो बताना चाहिए। उनके लेटर में भी उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पूछा है कि मेरी गलती क्या है आप जो मांग रहे हैं। तो इसका मतलब है उनके लेटर में कोई गलती, कोई ये नहीं बताया, सीधे सीधे उन्होंने लिख दिया कि भाई ये दे दो, एनओसी दे दो। एनओसी दें तो क्यों दें?
रीज़न क्या है? 2-4 दिन पहले वो कह रहे, जब हम लोग वक्फ बोर्ड गए तो रियाज अहमद खान साहब जो चेयरमैन हैं लॉ कमेटी के, उन्होंने कहा कि भाई उनके तरफ से बहुत परेशानी हुई है वक्फ बोर्ड को। तो परेशानी हुई तो आपने लिखा क्यों नहीं है? जब ये लेटर आपने भेजा इनको 4/3 को, तो उस लेटर में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था ना क्या क्या परेशानी हुई है, यही इसकी वजह जो है ना हम लोग मांग रहे हैं आपसे, इनसे क्या नुकसान हुआ वक्फ बोर्ड को, क्या फ़ायदा हुआ, ये भी तो लिखना चाहिए था ना। आपका इल्ज़ाम क्या है? किसका? आपका इल्ज़ाम? मेरा इल्ज़ाम कुछ नहीं है, इसमें इल्ज़ाम नहीं है। वो कल चेयरमैन साहब कह रहे थे एक बात कि 10 एकड़ ज़मीन हमारे पास है। हाँ, 10 एकड़ ज़मीन आपके पास है, वो मस्जिद के नाम है, वो उसमें कोई चेंजेस हुए नहीं हैं। जो बाकी के 10 एकड़ लैंड जो थी, जिसके ऊपर स्टे भी है, तो आपने उससे लेने के लिए, उसे वापस अपने कब्जे में करने के लिए क्या कार्रवाई की? आप उसके बारे में खामोश थे कल, आपने कुछ नहीं कहा उसके बारे में, सिर्फ ये कहते रहे कि 10 एकड़ ज़मीन हमारे पास है। मस्जिद की ज़मीन 10 एकड़ नहीं बल्कि 20 एकड़ है। वो 10 एकड़ मस्जिद के पास ही है और 10 एकड़ पे डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट को आप ये करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए आपने क्या किया? हाँ? क्योंकि उसमें नवाफिल पार्टनर है, उससे दूसरा जो वो खरीदने की कोशिश कर रहा है उसमें नवाफिल पार्टनर है, तो आप उसको जो है ना कल कोई उसके ये नहीं करे, आप बताए नहीं कि और 10 एकड़ पे क्या हुआ है, कार्रवाई क्या चल रही है, स्टे है, ये कुछ नहीं बताया। ये सिर्फ ये कहे कि 10 एकड़ हमारे पास है। ये नवाफिल ये आदमी है, जहाँ तक मुझे बताया गया, जो मैंने सुना है कि नवाफिल साहब जो है ना, ये तो नाम के पार्टनर हैं, और जहाँ तक मुझे कहा गया है कि हमारे चेयरमैन साहब खुद उसके पार्टनर हैं उन चीज़ों में। देखिए, जितने भी लीज को देने की बात हो रही है, कल 11-12 सब्जेक्ट्स आए थे, लेकिन उन्होंने उसको ये नहीं किया, क्लियर नहीं किया किसी भी सब्जेक्ट को। उसमें 90% केरलाइट्स के हैं। क्यों? कर्नाटक में और कोई अप्लाई नहीं किया है क्या? अगर अप्लाई नहीं किया है, आपने क्या वक्फ लीज के मुताबिक जो है ना आपने नोटिफिकेशन दिया क्या? अखबारों में दिया क्या? उसको अखबारों में जब देते तो तब अप्लाई करते थे, लेकिन आप तो अंदरूनी कर रहे हैं काम। अंदरूनी क्यों कर रहे हैं? अंदरूनी करने की ज़रूरत क्या है आपको? आपको अलानिया करना चाहिए ना। आपको अखबारों में नोटिफिकेशन दीजिएगा, हो सकता मैं भी अप्लाई करूं, मैं भी इंटरेस्टेड हूं तो मैं भी अप्लाई करूंगा। आप छुपा के क्यों कर रहे हैं? छुपाने का मतलब यह है कि अंदर कुछ दाल में काला है? नवाफिल सिर्फ नाम के वास्ते चल रहा है सामने, लेकिन इन सारे इसमें जो है ना, जहां तक मुझे मालूम हुआ है, जहां तक लोगों ने मुझे बताया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन खुद उसमें पार्टनर है सब में। इनका तो नाम रखा है सामने। जब तक ये बैठे हैं नवाफिल रहेगा, जिस दिन नवाफिल निकल जाएगा चेयरमैन आ जाएगा। इतना ही होगा इसमें। तो इसलिए कोई भी लीज एग्रीमेंट साइन ये करने से पहले, अप्रूव करने से पहले सीओ को चाहिए कि इसकी पूरी जानकारी ले। पूरी जानकारी लेके ये वक्फ एक्ट के तहत है या ये इसके लीज रूल्स के तहत है, ये देखने के बाद ही जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करे। उससे पहले इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ही ना करे। अब चेयरमैन साहब जो चाहे वो मनमानी, वक्फ बोर्ड में इतनी मनमानी कोई पूछ ही नहीं सकता। अब पूछे तो जवाब नहीं देते ये लोग। बोर्ड का फैसला है, बोर्ड का फैसला अटल नहीं है, फाइनल नहीं है बोर्ड का फैसला। बोर्ड जो भी फैसला करती है उसके बाद जो है ना वो उसे सीओ के पास आना है। सीओ उसे देखेंगे ये इम्प्लीमेंट के काबिल है या नहीं, ये वक्फ के दायरे में आ रहा है या नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में आ रहा है या नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद ही उनको जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये तो वह बोर्ड तो जितने भी चाहे प्रपोजल भेज दे, लेकिन भेजेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है कि बोर्ड से क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सारे पावर सीओ के पास है। सीओ इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नॉट द चेयरमैन। चेयरमैन इज ओनली ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर अब दी बोर्ड मीटिंग्स। हाँ, बोर्ड मीटिंग में फैसला लेके आप भेज सकते हैं सीओ को। सीओ देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें। और सीओ पे प्रेशर डालने की कोशिश मत करिएगा। और सीओ पे प्रेशर डालेंगे तो कल सीओ विल बी आंसरेबल। और वो खामखा जो है ना इनके इसमें इनके जाल में ना फंसे। सीओ अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके जो है ना, और बोर्ड के हक में जो सही है, औकाफ की जायदाद के ताल्लुक से जो सही है वो काम करे। सी
लेकिन ये नवाफिल और चेयरमैन का जो कनेक्शन है, इसके ताल्लुक से कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, प्रूफ नहीं है तो है, जो गाड़ी आजकल घूम रहे हैं वो नवाफिल के नाम से, अब मेरे पास डॉक्यूमेंट आए हैं उसके, अगर चाहिए तो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ। नवाफिल के नाम से है। अब इनके पास कैसे आ गई गाड़ी? वो नवाफिल के नाम की गाड़ी है। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट भी देता हूँ उसके। है अब खतर जाके आइए, कौन था होस्ट इनका? नवाफिल इनका होस्ट था। है? और जब चेयरमैन आते हैं इसमें वक्फ बोर्ड में, तो ये पीछे ही आता है, वहीं रहता है। भाई एक होता है, कौन है ये नवाफिल? अगर आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, आप अपने घर में रखिएगा। औकाफ के मामले में क्यों उसकी दखल अंदाजी? क्यों हर इसमें लीज में उसकी पार्टनरशिप है? इसका यह मतलब है कि नवाफिल आपका रिश्तेदार है या दोस्त है, कुछ भी है, लेकिन पीछे से आप उसकी पुष्पनाही कर रहे हैं, इसका मतलब है हाँ, आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट कर रहे हैं तो किसके, इसके ऊपर अनहूज कास्ट, अनहूज कास्ट। तो नवाफिल जो इंसान है वो कोई भी हो, लेकिन उसकी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो है ना आपका खतर ले गया, खतर ले जाने के बाद फिर आपके पास आ रहा है, यहाँ बैठ रहा है, और 4-5 इसमें ही उनके इसमें ही जो है ना 4-5 इसमें जो है ना वो खुद पार्टनर है उसमें है? तो इससे साफ जाहिर होता है कि नवाफिल का कोई ना कोई इसमें खेल चल रहा है। क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं? लीज आप देना है तो बाकायदा आप नोटिफिकेशन डालिएगा अखबारों में। जो कानून है, वक्फ एक्ट है, एक्ट के तहत जो है ना 3 अखबारों में आपको जो है ना ये देना पड़ेगा, इश्तिहार देना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आपको ये कलेक्ट करना पड़ेगा, उनसे प्रपोजल कलेक्ट करना पड़ेगा। प्रपोजल कलेक्ट करने के बाद जो हाईएस्ट बिल्डर होता है उसको आप अलाट करेंगे। आपके पास इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये भी बता दूं आपको। वक्फ एक्ट में डिस्क्रिप्शन किसी को भी नहीं है, ना सीईओ को है, ना चेयरमैन को है। जो हायर बिल्डर होगा उसको दिया जाएगा। दूसरे टेंडर्स में जो है ना दूसरों को पावर्स होते हैं, उसमें कैंसलेशन के भी पावर्स होते हैं, और जो है ना जो इनको फीजिबल होता है उसको लेने के भी पावर्स होते हैं। लेकिन एक्ट के अंदर ये कानून नहीं है। एक्ट के अंदर ये है जो हाईएस्ट बिल्डर है उसको दिया जाए। तो आप बिड भी नहीं कर रहे, आप नोटिफिकेशन ही नहीं दे रहे हैं अखबारों में, तो बिड कौन करेगा? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक्ट के तहत चलिएगा। हम सिर्फ आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि एक्ट जो कहता है बाई यू गो बाई बुक। एक्ट क्या कहता है उस पर जाइएगा, और वक्फ रूल क्या कहता है उस पर अमल करिएगा। हमारा कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अगर आप अमल कर रहे हैं तो हम क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे? हमें रास्ता ही कहाँ मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए? जब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी आप बताएंगे कि भाई हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। अब कल चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हमने सारे ये फॉलो किए हैं, किस अखबार में आपने दिए? कल मैं मांगूंगा इनसे, कल मैं इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इनसे मांगूंगा, क्योंकि कल चेयरमैन ने कहा है अगर ये बात झूठी हो गई ना तो फिर मुश्किल होगी चेयरमैन साहब के लिए भी। आपने कहा हमने पूरे ये फॉलो किए हैं, एक्ट के तहत फॉलो किए हैं, ये बता रहे थे वो, लेकिन एक्ट के तहत कोई फॉलोइंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। कल हम उसे मांगेंगे उनसे डॉक्यूमेंट इस चीज़ के, सीओ के पास जाएंगे हम, एक इसके इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उनसे मांगेंगे डॉक्यूमेंट मांग के। अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं है तो आपके झूठ बोलने पे जो है ना फिर हमें कार्रवाई करना पड़ेगा। झूठ बोलने का ये मतलब है कि आपकी जो है ना कोई सांठगांठ जो है ना उस आदमी के साथ है, और आप जो है ना ये खुल के बात सामने आ जाती है कि नवाफिल नहीं बल्कि आप इसके पीछे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस बात से वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अब जितनी ज़मीनें अलाट करने की जो प्रपोज़ल इन्होंने दी है उसका इन्फॉर्मेशन कैसे इन तक पहुँचा कि भाई ये जगह खाली है। जैसे कि अब वर्तूर की 10 एकड़ जगह है, 10 एकड़ तो सेल हो गई है, 10 एकड़ जो बाकी है उस पर कोई नजाद एजुकेशन ट्रस्ट मल्लापुरम वालों को देने के लिए, मल्लापुर वालों को कैसे पता कि वर्तूर में ये 10 एकड़ जगह है? नंबर 1। फिर मैसूर में जो जगह है, शिव समंदर में जो जगह है, टुमकुर में जो जगह है, ये तमाम एक तबके के लोगों तक कैसे ये बात पहुंची,
इससे जाहिर होता है कि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन से बड़ा लीक करने वाला कोई नहीं है। जब इन तमाम चीज़ों को उसने इकट्ठा कर लिया तो अपने लोगों को बुलाकर, जिसमें इनकी साझेदारी होगी, कुछ भी होगी, उस पर इन्होंने ये इशू उठाकर ये तमाम चीज़ें बोर्ड में लेकर आई। कैसे ला सकते हैं ये? अब मैं भी बेंगलुरु में हूँ, आप भी बेंगलुरु में हैं, ये भी बेंगलुरु में है, हमको क्या मालूम कि वक्फ बोर्ड की कौन सी जगह खाली है, कौन सी जब तक वक्फ बोर्ड उसे कोई टेंडर कॉल्फर नहीं करता या वक्फ बोर्ड से ये बात बाहर नहीं आती कि फलानी जगह है जो एजुकेशन ट्रस्ट को दे सकते हैं, फलानी जगह है कैंटीन को दे सकते हैं, फलानी जगह है वहाँ पर एक अस्पताल बनाया जा सकता है, ये चीज़ें कैसे बाहर आई, ये सबसे पहला मुद्दा है अब इस पॉइंट में। वो देख 10 एकड़ कैसे मल्लापुरम वालों को आपने देने की बात की है, और वो शिव समंदर जैसे कि मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने बताया कि 2 एकड़ 20 गुंठे, 2 एकड़ 20 गुंठे क्या किसी रेस्टोरेंट के लिए चाहिए बड़ा, जैसे कि वहाँ पर एक रिसॉर्ट बना सकता है वो लेकर, जगह भी वैसी ही है। शिव समंदर बुजुर्गान दीन की जगह है, वहाँ पर अच्छे काम चलें बुरे काम चलें, कौन उसका जिम्मेदार है? अब ये तमाम चीज़ें कैसे लोगों तक पहुंची और ये कैसे इन चीज़ों को बग़ैर नोटिफिकेशन के, बग़ैर उसे कहीं अखबारों में दिए, कैसे ये मीटिंग में आया, ये सबसे पहला सवाल है। इसका जवाब देने वो बस है। जब तक आप ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि ये चीज़ें कैसे अवामुन नास तक पहुंची, और वो भी पर्टिकुलर एक ही जगह के लोगों को, केरला के ही लोगों को, और केरला वाले को एक पर्टिकुलर एक नाम है जो नवाफिल है वो जो है, तो कैसे उस तक पहुंची, ये सबसे बड़ी बात है। कल उन्होंने क्लैरिफाई किया कि भाई हमने जो कुछ किया है कुछ भी वो वक्फ एक्ट के तहत नहीं कर रहे हैं, 2014 के वक्फ एक्ट के तहत करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीईओ साहब ने कहा है कि हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। अब सीईओ साहब से भी मेरा ये सवाल है कि ये जगह जितनी भी है कैसे उनको मालूम हुआ, ये सीईओ साहब भी बताना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के अंडर में है तमाम चीज़ें। वक्फ बोर्ड का तमाम अमला जो है उन्हीं के पास ये चीज़ें होती हैं। ये एक फाइल आप जाके मांगो तो 10 दिन दे लेते हैं वक्फ बोर्ड का अमला देने के लिए, या कुछ भी सवाल करो तो, या एक लेटर लिखो तो उसका जवाब नहीं आता वक्फ बोर्ड से। तो ऐसी इंटरनल चीज़ें कैसा बाहर आती हैं, अब इस पर थोड़ा सा लोगों को गौर करना पड़ेगा, अवाम उन्नास को जानना पड़ेगा, और बाहर आकर इन तमाम चीज़ों के लिए बिल्कुल एहतजाज करना पड़ेगा। मठ को जो ज़मीन दी गई है उसमें आपको क्या लग रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड में किसी के पॉलिटिकल प्रेशर का सवाल ही नहीं पैदा होता, जबकि वक्फ बोर्ड का एक्ट क्लियर है। जैसे कि अशरफ साहब बता रहे थे, वहाँ पर टेंडर हो कि कुछ भी हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में नहीं, कुछ भी नहीं होता। जैसे वक्फ बोर्ड का एक्ट है उस तरीके से किसी के प्रेशर से, इवन चीफ मिनिस्टर के नॉट हैव पावर्स टू इंटरफियर इन वक्फ बोर्ड अफेयर के, वो जगह उसको दे दो, ये जगह इसको दे दो, जब तक वो कानून के बराबर नहीं होती वो जगह किसी को भी अलाट नहीं हो सकती।